तो कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। अगर किसी औरत की चुप्पी को उसकी मजबूरी नहीं बल्कि उसकी कमजोरी समझ लिया जाए तो एक दिन वही चुप्पी किसी की जिंदगी तबाह कर देती है। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान तब तक इंसान रहता है जब तक उसके सिर पर किसी मर्द का साया होता है। जिस दिन वह साया उड़ जाता है उसी दिन औरत सिर्फ बोझ बन जाती है। मेरा नाम अनुष्का है और मैं वही औरत हूँ जिसके उसके ही ससुराल में जिंदा लाश बना दिया गया था। मैं कांपते हाथों से थाली पकड़कर डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ रही थी। बुखार से मेरा शरीर जल रहा था, लेकिन डर उससे भी ज्यादा था। डर इस बात का कि अगर खाने में कुछ भी कम हुआ तो मुझे पूरी रात ठंडे आंगन में फर्श पर सोना पड़ेगा। अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थी। मेरी सांस और नंद की खिलखिलाहट जैसे मेरे दिल पर नमक छिड़क रही थी। नंद की सगाई की खुशी थी और मेरी विधवा होने की सजा। जैसे मैंने पुलाव की डिश टेबल पर रखी, एक औरत की आवाज आई, बहन जी ये लड़की कौन है? मेरी सांस अटक गई। मैंने नजरें झुका ली। सास ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, अरे कुछ नहीं, दूर की गरीब रिश्तेदार है, पति मर गया था, तरस खाकर रख लिया है। उस पर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे वजूद पर कालिक पोत दी हो। मैं इस घर की बहू थी, इस घर में सुहाग के सपने देखे थे, इसी घर में मेरा सिंदूर उजड़ा था, लेकिन आज मेरी पहचान एक तरस की चीज बन चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे, फर्श पर गिर गए। किसी ने उन्हें पूछने की जरूरत नहीं समझी। शायद उन्हें लगा होगा कि यह भी मेरी औकात का हिस्सा है, लेकिन यह अपमान अचानक नहीं आया था। इसकी नींव बहुत पहले ही रख दी गई थी। मेरी शादी अमित से हुई थी। अमित जो मेरी दुनिया था। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन दिल का बहुत साफ था। शादी के बाद उसने मुझसे कहा था, अनुष्का इस घर में अगर कभी तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और वह सच में खड़ा रहता था। लेकिन किस्मत को शायद हमारी खुशी रास नहीं आई। शादी के 11 महीने बाद एक सड़क हादसे में मेरी पूरी दुनिया छीन ली। अमित चले गए और मेरे हिस्से में रह गई ताने, शक, नफरत और जुल्म। शुरू में सास रोई थी, खूब रोई थी, लेकिन जैसे शौक के कपड़े उतरे असली चेहरा सामने आ गया। मनूस ये शब्द सबसे पहले उन्हीं के मुंह से निकला था, मेरे बेटे को खा गई। मैंने खुद को समझाया कि शायद दुख में कह रही हैं, लेकिन धीरे धीरे दुख आदत बन गया और नफरत उनका स्वभाव। मेरे कपड़े सादे हो गए, मेरी थाली छोटी हो गई, मेरी आवाज बंद कर दी गई। नंद रिया मुझसे ऐसी बात करती जैसे मैं इस घर में सांस लेने की भी हकदार नहीं हूँ। भाभी मेरे कपड़े धो देना और ध्यान रखना डिटर्जेंट ज्यादा मत डालना। भाभी मेरा कमरा साफ कर देना, मुझे एलर्जी है। मैं सब करती रही क्योंकि मेरे मायके में बूढ़े माँ बाप थे, 2 छोटी बहनें थी जिनकी शादी भी बाकी थी। अगर मैं लौट जाती तो समाज उन्हें भी सजा देता, इसीलिए मैंने चुप रहना सीख लिया। मुझे लगा था चुप्पी मुझे बचा लेगी, लेकिन मैं गलत थी। उस दिन जब नंद की सगाई पक्की हुई, उसी दिन मेरी आखिरी इज्जत भी नीलाम कर दी गई। सास ने साफ कह दिया था, मेहमानों के सामने मत आना, अपनी शक्ल दिखाकर मेरी बेटी की किस्मत मत खराब करना। लेकिन खाना तो मुझे ही बनाना था, अकेले 10 तरह की डिश, बुखार में बिना दवा के, बिना आराम के, क्योंकि इस घर में मेरी बीमारी से ज्यादा जरूरी उनकी शान थी। और अब वह भी मेहमान मुझे नौकरानी समझ रहे थे। तब भी कोई नहीं बोला, किसी ने नहीं कहा यह इस घर की बहू है, क्योंकि विधवा औरत की पहचान बस उतनी ही होती है जितनी उसे दी जाए। लेकिन शायद किसी ने यह नहीं सोचा था, ये चुप रहने वाली औरत सब कुछ कहने के बाद भी टूटेगी नहीं, क्योंकि कभी कभी चुप्पी खत्म होने से पहले बहुत ज्यादा अपमान सहती है, और वही अपमान आगे चलकर सबसे बड़ा तूफान बनता है। और मुझे नहीं पता था कि इस घर की दहलीज पर खड़ा हुआ तूफान अब बहुत पास है। जब मेरी चुप्पी को कुचलने की पूरी कोशिश की गई, उस दिन के बाद मुझे साफ समझ आ गया था, इस घर में मेरी कोई पहचान नहीं बची। मैं बस एक जरूरत थी, एक ऐसी जरूरत जो काम करे, चुप रहे और वक्त आने पर अपमान भी मुस्कुरा कर सह ले। मेहमान चले गए। हॉल में अब भी खाने की खुशबू फैली थी, लेकिन मेरे लिए वह खुशबू जहर जैसी थी। मैं खाली प्लेटें उठाकर किचन की तरफ बढ़ रही थी, तभी सास की कड़क आवाज गूंजी, रुक जा। मैं वहीं ठिठक गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा जैसे किसी कीड़े को देखती हूँ। आज जो मेरी बहुत इज्जत बढ़ी है। सबने देखा हमारी बेटी का रिश्ता, बड़े लोग हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तूने कभी किसी के सामने खुद की इस घर को बहू बताया ना तो तेरी जुबान काट दूंगी। मेरे हाथ से प्लेट लगभग छूट ही गई।
मैंने धीरे से कहा, माँ जी मैंने तो चुप। उन्होंने बीच में ही रोक दिया। तेरी औकात क्या है, एक विधवा, मुफ्त में पली हुई। अगर हमने सारा ना दिया होता तो आज सड़क पर भीख मांग रही होती। उनके शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। उसी वक्त नंद रिया भी आ गई। वे शीशे के सामने खड़ी अपने नए कपड़े ट्राई कर रही थी। आईने में खुद को देखती हुई बोली, मम्मी आप इसे ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाइए। ये लोग जितना सहते हैं उतने अपने आप को कुछ समझने लगते हैं। वे मेरी तरफ मुड़ी, भाभी कल से आप मेरे कपड़े अलग से धोया करें और आप मेरी सगाई के बाद आप मेरी किसी फोटो में नहीं दिखनी चाहिए। मैं चुपचाप सब सुनती रही। मेरे अंदर कुछ टूट रहा था लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। उस रात मुझे कमरे में सोने नहीं दिया गया। सास ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, आज यही आंगन में सोना है ताकि याद रहे कि तेरी जगह क्या है। ठंड से मेरा शरीर कांप रहा था। फर्श सर्द था, ऊपर आसमान में तारे थे। मेरे दिल में बस एक सवाल था कि यही मेरी जिंदगी है। क्या अमित ने मुझे इसी दिन के लिए छोड़ा था? अगली सुबह जब मैं उठी तो शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उठी क्योंकि इस घर में बीमार होने की जरूरत सिर्फ उन्हीं थी जो अहम थे। मैं झाड़ू लगा रही थी, तभी मोहल्ले की एक औरत दरवाजे पर आई। सास उससे हंसकर बात कर रही थी। हाँ हाँ, हमारी बेटी की तो किस्मत खुल गई। और ये उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। यह तो बस पड़ी है, इसे तो हमने तरस खा कर रखा है। वह औरत मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, बेचारी। उस एक शब्द ने मुझे अंदर तक हिला दिया। बेचारी, जैसे मैं इंसान नहीं बल्कि हालात थी। दिन गुजरते गए, जुल्म बढ़ता गया। कभी खाने में नमक ज्यादा होने का इल्जाम, कभी पानी देर से देने की सजा। एक दिन सास ने गुस्से में मेरे सिर पर बेलन दे मारा। मैं गिर पड़ी, सिर से खून बहने लगा। नंद खड़ी देखती रही, किसी ने पानी नहीं दिया, किसी ने नहीं पूछा नहीं। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ, अगर मैं यहीं मर भी गई तो शायद किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। उस रात मैंने एक फैसला किया, मैं अब और चुप नहीं रहूंगी, लेकिन बोलने से पहले मुझे सबूत चाहिए थे। मैंने अमित के पुराने कागज संभाल कर रखने शुरू किए, बैंक की रसीदें, मेडिकल रिपोर्ट्स, मोबाइल में रिकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे पता था कि सच बिना सबूत के सिर्फ एक औरत की कहानी बनकर रह जाएगा। और इसी बीच नंद की शादी की तारीख भी तय हो गई। घर में तैयारियां शुरू हो गई और सब खुश थे, बस मैं नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस औरत को उन्होंने कमजोर समझ लिया वही उनकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। क्योंकि जब सहन शक्ति खत्म होती है तब डर नहीं बल्कि हिम्मत जन्म लेती है। और अब वह दूर नहीं था जब इस घर की दीवारें मेरी चुप्पी नहीं बल्कि मेरा सच सुनने वाली थी। शादी का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, इस घर में मेरी हैसियत और भी नीचे गिरती जा रही थी। अब मुझे सिर्फ नौकरानी नहीं बल्कि बोझ समझा जाने लगा था। सास हर वक्त यही दोहराती रहती थी कि शादी के बाद मुझे किसी आश्रम में छोड़ आएंगी या किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ भेज देंगी ताकि उनकी बेटी की खुशहाल जिंदगी पर मेरा साया न पड़े। मैं सब सुनती रही, हर ताना, हर अपमान, हर मार मैंने अपनी चुप्पी में दबा लिया, क्योंकि मुझे पता था अब बोलने का वक्त बहुत करीब है। शादी वाले दिन मेहमानों से भरा हुआ था, बैंड बाजा बज रहा था। नंद रिया दुल्हन बनी आईने के सामने खड़ी थी। सास गर्व से सीना ताने सबको बता रही थी कि उनकी बेटी किस तरह एक बड़े अफसर की पत्नी बनने जा रही है। मुझे किचन में बंद कर दिया गया था। आदेश साफ था कि मैं सामने नहीं आऊंगी, लेकिन किस्मत को शायद इंसाफ लिखना था। तभी दरवाजे पर जोर की आवाज आई, डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं। ये सुनते सास के चेहरे पर चमक आ गई। वह दौड़कर बाहर गई। आइए आइए बेटा, घर पवित्र हो गया। मैं किचन के दरवाजे सब देख रही थी। वह आदमी अंदर आया, लंबा कद, सख्त चेहरा, आंखों में अजीब सी गंभीरता। उसने आते पूरे घर पर नजर डाली। तब इसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं कांप रही थी। उसने धीरे से पूछा, ये औरत कौन है? सास ने हंसते वही रटाटाया जवाब दिया, एक गरीब रिश्तेदार है, पति मर गया था, हमने तरस खा कर रखा। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्या मैं इस बात कर सकता हूँ? सास घबराई। अरे इसकी क्या जरूरत है, ये तो अनपढ़ है। उसने आवाज ऊंची किए बिना कहा। मैंने सवाल किया। पहली बार सास चुप हुई। मुझे हॉल में लाया गया, सबकी नजरें मुझ पर थी। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम? मैंने कहा, अनुष्का। यहाँ क्यों रहती हो? मेरी आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन इस बार आवाज कांपी नहीं। मैंने कहा,
क्योंकि ये मेरा ससुराल है, क्योंकि मेरे पति अमित इस घर के बेटे थे और क्योंकि मुझे यहाँ नौकरानी बनाकर रखा गया है। घर में सन्नाटा छा गया। सास चिल्लाई, झूठ बोल रही है, इसे बाहर निकालो। तभी उस आदमी ने जेब से फाइलें निकाली। झूठ, उसने कहा, इस फाइल में इसकी मेडिकल रिपोर्ट है, सिर की चोट, घरेलू हिंसा। ये रही ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें इसने मनुष्य का कहा जा रहा है। ये रही बैंक डिटेल जिसमें इसके पति का पैसा इस घर ने हड़प लिया। सास के चेहरे का रंग उड़ गया। नंद कांपने लगी। उसने आगे कहा, और सबसे अहम बात, मैं डिप्टी कमिश्नर आर्यन वर्मा हूँ और यह महिला आज मैं सिर्फ विधवा नहीं, शिकायत करता है। पुलिस को इशारा किया, हथकड़ियाँ निकाली। सास चिल्लाने लगी, मैं माँ हूँ, मैंने क्या गलत किया? आर्यन ने शांत आवाज में कहा, गलत यह किया कि आपने इंसान को इंसान नहीं समझा। नंद की शादी वहीं रुक गई। मेहमान सिर झुकाकर खड़े थे और मैं पहली बार सीधी खड़ी थी। जब मैं घर से बाहर निकली तो सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। मुझे लगा जैसे बरसों बाद सांस ली हो। आर्यन ने मुझसे कहा, अब आप आजाद हैं। मैंने जवाब दिया, नहीं साहब, अब मैं मजबूत हूँ। उस दिन मैंने समझ लिया कि चुप्पी अगर ज़्यादा देर तक सहती रहो तो एक दिन इंसाफ की सबसे ऊंची आवाज़ बन जाती है। और आज मेरी आवाज़ ने मुझे वापस मेरा वजूद लौटा दिया। अगर ये कहानी आपके अंदर तक झकझोर दी गई हो, अगर आपको लगा हो कि अनुष्का की चुप्पी कहीं ना कहीं आपकी या आपके आसपास की किसी औरत की कहानी है, तो इस वीडियो को लाइक हाइप जरूर करें। ऐसी आवाज़ें और दूर तक पहुंचाएं। कमेंट में बताएं, क्या चुप रहना हमेशा सही होता है? ये वक्त आने पर आवाज़ उठाना जरूरी है। ऐसी सच्चाई से भरी, दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कभी कभी वह किसी की ज़िंदगी बदल देती है। राधे राधे दोस्तों।